हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 7th क्लास साइंस। बेटा आपकी फिर से लेसन 2 में आप आगे का उसमें कंसिडर करेंगे जितनी कल लास्ट क्लास में अंदर मैंने छोड़ा था। लास्ट क्लास में आपके पार्ट 2 मैंने स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। आप मानव में पाचन तंत्र ये पढ़ रहे थे। मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि पाचन क्या होता है, फिर पाचन तंत्र के आपको अंग भी बताए थे कि कितने होते हैं पाचन में। मानव में पाचन में जैसे आपने 6 इसके अंग पढ़े थे। पहला आपने पढ़ा था जैसे मुख एवं मुख गुहिका, दूसरा आपने पढ़ा था ग्रास नली या ग्रसिका। कल मैंने इसको लिखवाया था, ये आपका लास्ट पॉइंट था, उसी के आगे चल रहे हैं अपन। ग्रास नली एवं ग्रसिका। तीसरा आपका था अमाशय, चौथा आपका था छोटी आंत और पांचवा आपका था बड़ी आंत और उसके बाद आपका था मलाशय या मलद्वार। मलाशय मलद्वार से भी जुड़ा रहता है। मलाशय के अंदर ही मलद्वार है। तो इसमें आपको आज वही जो आपने पढ़े थे ना मानव में पाचन के जो विभिन्न अंग, उन्हीं को आप अलग अलग आप पढ़ोगे। इसको अलग अलग अपन डिस्क्राइब करेंगे, अलग अलग समझाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा ये आप जो है इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार उतार लेंगे ढंग से। एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे बोर्ड की, बीच में मैं आपको टाइम दे दूँगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए पहला पॉइंट जैसे है मुख एवं मुख गुहिका। मैंने इसके अंदर समझाया था आपको कि मानव है या मनुष्य है वो अपना भोजन कहाँ से शुरू करता है, मुख से। और मुख यानी मुंह और वही मुख गुहिका जहाँ से भोजन को अंदर लेना शुरू करता है। मनुष्य का जो भोजन लेने की अंदर लेने की जो क्रिया है वही कहलाती है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण अंदर यानी आहार लेने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं अंतर्ग्रहण। तो ये मुख एवं मुख गुहिका के अंदर आपको कुछ और भी जानना था, तो इसके अंदर आप ये पढ़ेंगे। पहले तो स्टार्टिंग में ये लिखेंगे बेटा नोट्स में। हर दिन आपको मैंने आपको समझा दिया कि हर दिन जो भी आपका यहाँ पर पढ़े ना वीडियो के अंदर, वो अपना नोट्स बना ले, पॉइंट या हेडिंग और उसको लेके यहाँ से बोर्ड पर से उतार लें और उस पॉइंट या हेडिंग को अपना नोट्स के अंदर लिखें। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट आपने लिखा ना मुख एवं मुख गुहिका, तो उसके अंदर आपको दांत के ये प्रकार, दांतों पर डिस्कशन करना है, दांतों के बारे में बताना है। दूसरा आपका है जीभ, यानी पहले आपको बताना है दांत के बारे में, फिर जीभ। ये आपके मुंह से ही तो संबंधित है, तो पहले आपको दांत के बारे में क्या बताना है। देखिए दांतों के प्रकार में दांत 4 प्रकार के होते हैं, चवर्णक, अग्र चवर्णक, रदनक और कृंतक। ये 4 प्रकार के दांतों के नाम आप लिखेंगे। क्या है ये? चवर्णक, अग्र चवर्णक, रदनक और कृंतक। कृंतक होता है जो ये किनारे जो जैसे कहते हैं काटने का काम, कृंतक का। रदनक उसके बगल वाला जो ऊपर के दांत होते हैं वो। अग्र चवर्णक आगे का चवर्णक, ये आपका जो आपके 4 दांत होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा ये? तो चवर्णक, अग्र चवर्णक, रदनक और कृंतक, ठीक है, जिसमें से सबसे नुकीला कृंतक होता है। ठीक है, ये दांतों के प्रकार के अंदर आप चारों लिखेंगे, चवर्णक, अग्र चवर्णक, रदनक और कृंतक। कृंतक नुकीला होता है जो आपका यानी काटने का कार्य करता है, सबसे नुकीला। फिर आप इसी के बाद इसमें जीभ के बारे में भी समझाओगे, तो यानी दांत के बारे में समझा दिया। मुख एवं मुख गुहिका के अंदर ये पॉइंट आप लिखेंगे नोट्स में। दांतों के प्रकार, पहले तो आप दांत के बारे में लिखोगे, दांतों के प्रकार के यानी डिस्कस करोगे। फिर आप लिखोगे जीभ। जीभ के बारे में क्या बताओगे कि जीभ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। स्वाद कलिकाओं का क्या काम है? स्वाद कर यानी स्वाद को अवगत कराना, स्वाद के बारे में बताना कि कैसे है स्वाद, तीखा है खाना भोजन, मीठा है या कैसा है, कड़वा है, मीठा है, तीखा है, ये आपको कौन अवगत कराता है? स्वाद कलिकाएँ। स्वाद कलिकाएँ कहाँ पे पाई जाती हैं? जीभ पर। और जीभ के बारे में अगर आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो देखो अग्रभाग इसका स्वतंत्र होता है और पीछे की ओर ये अधर तल से जुड़ी होती है। यानी जीभ जो है अग्रभाग, तो इसका जीभ आप देखते हो, ये देखो जीभ का आगे का सिरा स्वतंत्र होता है और पीछे का सिरा जो है
वो जुड़ा होता है अधर तल से। अधर तल यानी अपने पीछे यानी निचले हिस्से से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो जीभ के बारे में क्या लिखा बेटा? जीभ पर आप लिखेंगे कि इन पर स्वादिकलिकाएँ पाई जाती हैं। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और पीछे की ओर ये अधर तल से जुड़ी होती है, यानी पीछे की ओर ये अपना आगे, तो ये जीभ तो स्वतंत्र है आगे से, और पीछे से ये निचले हिस्से से जुड़ी हुई है जो ग्रसिका से संबंधित है, क्योंकि खाना आपका कहाँ पे जा रहा है मुख के बाद? ग्रसिका में। ग्रास नली या ग्रसिका ये गले में जो पाई जाती है। तो आपने पहले देखा क्या है, मुख एवं मुख गुहिका। तो इसके अंदर आपने दांत और जीभ के बारे में समझा दोगे। समझ में आ रहा है बेटा? आप सभी को इस तरीके से अपना लिखना है 7th क्लास। तो दांत के अंदर ये मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिए, इनके बारे में एक लाइन लिख लेना। जीभ के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, इसको मिलाते हुए इसकी लाइन बना लेना कि जीभ पर स्वादिकलिकाएँ पाई जाती, क्योंकि पूरा लिखना बेटा संभव नहीं है। तो आपको थोड़ा थोड़ा जितना मैं लिख रही हूँ उसको तो आप उतारते जाओ और फिर उसके बाद उनके नोट्स बना लेना। तो इसमें अग्रभाग आगे के भाग के बारे में समझा दिया कि स्वतंत्र होता है और पीछे का जो भाग है वो अधर तल से जुड़ा होता है, नीचे से जुड़ा होता है। उसके बाद आप मुख एवं मुख गुहिका के बाद आप आते हैं ग्रसिका पे, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है? ग्रसिका सेकंड पार्ट है ग्रसिका। ग्रसिका कहाँ है? मुख गुहिका के बाद भोजन, मुख गुहिका के बाद खाना कहाँ पे जाता है बेटा? ग्रास नली या ग्रसिका में सरकता हुआ। इसमें क्या, इसमें ग्रसिका के अंदर आप लिखोगे कि जो संकुचन होता है ना, जैसे ये भोजन यहाँ से मुख से जब आपके यहाँ पर जाता है तो संकुचन होता है, यानी ऐसे सिकुड़ती है ये ग्रास नली। तो जब सिकुड़ती है तो इससे भोजन सरकता हुआ नीचे पहुँच जाता है आमाशय में। तो यानी ग्रास नली में संकुचन होता है भोजन का। संकुचन होने से संकुचित होकर भोजन सिकुड़ने, यानी कि जब ये ग्रास नली सिकुड़ेगी, है ना, या ग्रसिका ये ग्रास नली में संकुचन उत्पन्न होगा, सिकुड़ेगी, तो वो भोजन सरकता हुआ आपका नीचे की ओर पहुंचेगा आमाशय में। ये सबको समझ में आ गया? ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया, यानी मुख और मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नली या आपका ग्रसिका। तीसरा पॉइंट आप देखोगे यहाँ पर आमाशय, ठीक है। आमाशय के बारे में क्या समझाओगे? आमाशय के बारे में क्या लिखेंगे? थैली नुमा संरचना जो यू के आकार की होती है, ठीक है। थैली नुमा संरचना कैसे दिखती है? यू के आकार की। इसका ऐसे शेप होता है, जो आमाशय है ये ऐसे, ठीक है, ऐसे शेप में होता है। तो ये थैली नुमा संरचना के रूप में यू दिखती है, इस तरह से यू के शेप में। अंग्रेजी का जो आपका वर्णमाला अक्षर है ना यू, उसके आकार की दिखती है। ये ग्रसिका से तथा आंत से जुड़ी होती है। ये जो आमाशय है ये ऊपर की ओर तो ग्रसिका से और निचली से वो आंत से जुड़ी होती है। तो आंत यानी वही छोटी आंत। तो इसका मतलब कि आप कैसे संबंध दिखाएंगे बेटा? आमाशय में आप क्या लिखोगे? थैली नुमा ये संरचना के रूप में पाई जाती है शरीर के अंदर, मानव के थैली नुमा संरचना जो यू के आकार की दिखती है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में यू के आकार की ये कर हमें नजर आती है और यू के आकार की दिखती है। और ये ग्रसिका से आगे यानी ऊपर की ओर तो ग्रसिका से जुड़ी होती है और निचली ओर ये आंत से जुड़ी होती है, छोटी आंत से जुड़ी होती है, ठीक है। यानी कि भोजन जैसे आमाशय में पहुंचा, आमाशय में ये ऊपर की ओर तो इसमें ये जो थैलीनुमा संरचना है ये ऊपर तो ग्रसिका से जुड़ी है और निचला सिरा इसका किससे जुड़ा है? आंत से जुड़ा है, ठीक है। आमाशय में एसियल तथा पाचक रस निकलता है बराबर। आमाशय में बराबर कौन सा अम्ल निकलता रहता है? अपने आप श्रावित होता है ये। तो ये एसियल का सिक्रेशन यानी कि एसियल का श्रवण होता है, एसियल निकलता है। एसियल का पूरा नाम क्या है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा कई तरह के पाचक रस उसमें मिलते रहते हैं आमाशय में। तो भोजन में ये अपने आप उसमें पाचन की भूमिका निभाते हैं, यानी जो रस है ना पाचक रस और एसियल, ये भोजन में मिलकर उसको पाचन, उसका भोजन का पाचन करता है और अच्छे से। तो ये सबको समझ में ये अच्छे से आ जाएगा। मैंने पूरी बात लिख दी है, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। तो इसमें एक बार और देख लो, इसमें क्या लिखना है? आमाशय एक थैलीनुमा संरचना जो यू के आकार की होती है, ये ऊपर से ग्रसिका से तथा निचले ओर छोटी आंत से जुड़ी होती है। अच्छा,
इसमें आमाशय में आपको ये भी बताना है कि एसिड तथा पाचक रस निकलते हैं जो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाते हैं। ठीक है, ये भोजन के माध्यम को क्या बनाते हैं बेटा? अम्लीय बनाते हैं यानी खट्टा बनाते हैं। ठीक है, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। जठर रस भी निकलता है इसमें आमाशय में ही। जो पाचक रस यानी आमाशय में जो रस का श्रावण होता है उसी को हम बोलते हैं जठर रस। तो ये भी माध्यम को अम्लीय बनाता है। ठीक है, तो अम्लीय बनाता है जो है वो प्रोटीन, उसका एक और काम है कि ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। जैसे खाने में आपने खाया ऐसा जिसमें प्रोटीन है तो उसको सरल पदार्थों में उसका विघटन कर देता है, यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम भी करता है। ठीक है, तो इस तरीके से आमाशय में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। एक बार आप फिर से ध्यान से देख लें आमाशय में क्या क्या लिखना है। थैलीनुमा संरचना जो यू के आकार की दिखाई देती है ना, ये ऊपर तो ग्रसिका से और निचले छोटी आंत से जुड़ी होती है। आमाशय में एसिड तथा पाचक रस निकलते हैं जो भोजन को अम्लीय बनाते हैं। ठीक है, जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में तोड़ता है। ये सारी चीज़ें आप आमाशय के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है चौथा, आप डालेंगे छोटी आंत। छोटी आंत में क्या लिखेंगे? ये 7.5 मीटर लंबी कुंडलीनुमा संरचना होती है, यानी कितनी मीटर? 7.5 मीटर लंबी ये कुंडली जैसी संरचना होती है। इस तरह से होती है 7.5 मीटर ऐसे। तो इस तरीके से ये होती है छोटी आंत। कितनी लंबी होती है? मुड़ी सी होती है, यानी अपने ये आमाशय के बाद ये पाई जाती है। तो यानी कुंडलीनुमा, जैसे एक तरीके से कह सकते हैं कोई चीज़, कोई रस्सी है तो उसको कई बार फोल्ड कर दो, ऐसा होता है ये छोटी आंत में। ठीक है, तो ये कम से कम 7.5 मीटर लंबी है। ये इस तरह से कुंडलीनुमा के रूप में हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। ये यकृत तथा अग्नाशय से, यहाँ पर यकृत तथा अग्नाशय से रस स्रावित होते हैं, यानी कि इस जगह पे यकृत है वो यहाँ पर रस स्रावित करता है और अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है। यकृत में कौन सा रस स्रावित होता है बेटा? पित्ताशय। यकृत का मतलब होता है पित्ताशय, पित्त से पित्त रस। तो ये याद रखना कि यकृत से यकृत रस, वही उसको बोलते हैं पित्त रस, इसका श्रावण होता है। पित्ताशय से पित्त रस का श्रावण होता है और अग्नाशय से अग्नाशयी रस। तो ये दोनों रस भी आपको छोटी आंत में यहाँ पर भोजन में और मिल जाते हैं। जो भोजन आपका टूट गया ना, सरल पदार्थों में टूट गया, फिर उसमें और ज़्यादा इसमें बार बार ये इस तरह से घूमते घूमते वो भोजन एक तरीके से पिसते हुए, यानी उसमें सारी चीज़ें रस वगैरह मिलते हुए वो अपना और भी इसमें यहाँ पर आकर पाचक रस जो स्रावित होते हैं वो और भी मिल जाते हैं, जो भोजन को एकदम यानी उस रूप में अम्लीय माध्यम के रूप में वो बना देते हैं, जिससे आगे चल के क्या होता है, इसमें से जल का अवशोषण हो जाता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, जहाँ पर जाके जल का अवशोषण होने के बाद भोजन लुब्धि के समान जो वेस्टेड मटेरियल होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर छोटी आंत में ये सारी चीज़ें लिखेंगे। एक बार बेटा मैं आपको 2 मिनट टाइम दूँगी, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको सुविधा हो, आप देख लें, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, जिससे कि आप लिख सकें। तो इसको एक बार देख लो कितने पॉइंट हो गए। पहला मुख, दूसरा ग्रसिका, तीसरा आमाशय, फिर चौथा आपका है यहाँ पर छोटी आंत। उसके बाद आप चलेंगे बड़ी आंत पे, है ना, बड़ी आंत पे। तो बड़ी आंत के बारे में अगर आप बात करें, उनको बोलते हैं बृहदांत, इसको बोलते हैं क्षुद्रांत, इसका दूसरा नाम भी है क्षुद्रांत, उसका है बृहदांत, है ना, बृहदांत। तो ये दोनों उसके अलग नाम हैं। तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट, बड़ी आंत,
इसके बाद आप 5वां पॉइंट डालेंगे बड़ी आंत। बड़ी आंत जहाँ पर जल का अवशोषण होता है, जल का अवशोषण, और फिर भोजन लुप्ति के रूप में, ठीक है, ये लुप्ति के रूप में अनावश्यक पदार्थ के रूप में मल के साथ बाहर निकल जाता है। तो ये देखें एक बार, बड़ी आंत जहाँ पे जल का अवशोषण होता है, भोजन किसके समान हो जाता है, लुप्ति के रूप में, जो अनावश्यक पदार्थ का रूप है वो मल के रूप में कहाँ चला गया, बाहर निकल गया। और बाहर किसके द्वारा निकलता है, ये मल द्वार से। और मल द्वार यानी मल द्वार किससे जुड़ा हुआ है, मलाशय से, ठीक है। मलाशय में मल इकट्ठा रहता है, जो आपका यहाँ पर छठा पॉइंट है। तो ये सबको समझ में आ गया। ये आप इस तरीके से लिखेंगे कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, जल के अवशोषण के बाद भोजन में से सारा जल जितना भी है आपका वो अवशोषित हो जाता है, तो भोजन लुप्ति के समान हो जाता है। लुप्ति के समान होकर वो अनावश्यक पदार्थ के रूप में, मल के रूप में बाहर निकल जाता है मल द्वार के द्वारा। और मल द्वार के द्वारा बाहर जो निकलता है वो किससे जुड़ा होता है, मल द्वार मलाशय से। मलाशय में जहाँ पर मल इकट्ठा होते हैं, इसे हम गुदा, मल द्वार का दूसरा नाम एक गुदा भी है, यानी गुदा भी बोलते हैं। गुदा के द्वारा भी बाहर निकलता है। तो आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये आप इस तरह से मानव में पाचन तंत्र को समझा देंगे। तो आपका बेटा ये पूरा क्लियर हो गया मानव में पाचन तंत्र, जिसमें कि मैंने इसके 6 पूरे पार्ट इसको समझा दिए ढंग से। ये सभी अपना क्लियर कर लेना। ये आपको प्राणियों में पोषण की बात अगर बताई है तो इसमें मानव का पाचन महत्वपूर्ण है, उसको आपको अच्छे से समझाना पड़ेगा, ठीक है। यकृत की बात करें और अग्नाशय की बात करें तो यकृत आपका, इसमें थोड़ा सा यकृत की चर्चा है, तो इसी में ही यकृत की थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखेंगे यह लाल भूरे रंग की होती है संरचना। जो उदर भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। ठीक है, इससे यकृत रस का श्रावण होता है। जिसे पित्त रस भी कहते हैं। जिसे पित्त रस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में थोड़ा सा आप इसको अग्नाशय को और समझा देंगे। तो यकृत के बाद आप अपना अग्नाशय को भी थोड़ा सा डिक्टेट करोगे। अग्नाशय में आपका है अग्नाशय में आपने अग्नाशय में भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा।
पीले रंग की ग्रंथि होती है ना, और जिससे अग्नाशय रस का श्रावण होता है। तो ये आपको यहाँ पर और अच्छे से समझना है। देख लो एक बार। यहाँ पर आप मानव के पाचन में 6 अंगों को समझाकर उसके बाद देखो यकृत और अग्नाशय इन दोनों को और समझा दोगे। यकृत में क्या लिखोगे? यकृत में कि ये लाल भूरे रंग की संरचना होती है, या ग्रंथि भी बोल सकते हैं, या ग्रंथि होती है जो इधर भाग में दाहिनी ओर स्थित होती है। इससे यकृत रस का श्रावण होता है, जिसे पित्तरस भी कहते हैं। इसी तरह से आप अग्नाशय, ये नोट के अंदर डाल के लिखना। ये नोट के 2 पॉइंट हैं जिसे आप डाल के लिखना, यकृत और अग्नाशय, जिसे पित्तरस भी कहते हैं। अग्नाशय में क्या लिखोगे? ये पीले रंग की ग्रंथि होती है, इसमें ग्रंथि का, जिससे अग्नाशय रस का श्रावण होता है। ठीक है, तो दोनों में आपको ये चीज़ें रस का श्रावण आपको लिखना है। तो ये दोनों को अच्छे से इसको डिक्टेट कर देना आप, इसको नोट के अंदर डाल के दोनों पार्ट को समझा देना। पहले यकृत को समझा देना। यकृत को जितना मैंने लिखा है ये एक बार बोर्ड से आप उतार लेंगे, चाहे तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो कि इसको अग्नाशय में ये ग्रंथि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही है तो ये लाल, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं लिख नहीं सकती, तो थोड़ा थोड़ा सा आपको अपने सुन के भी लिखना पड़ेगा। तो ये जितनी भी बातें हैं आज आपने मानव के पूरे पाचन तंत्र मैंने समझा दिया। आप इन दोनों को नोट के अंदर दोनों को अलग से समझा दोगे। यकृत में लाल भूरे रंग की ग्रंथि या संरचना समझाओगे जो उत्तर भाग में दाहिनी ओर स्थित है, इससे यकृत रस का श्रावण होता है, जिसे पित्तरस भी कहते हैं। फिर अग्नाशय को समझाओगे, पीले रंग की ग्रंथि होती है जिससे अग्नाशय रस का श्रावण होता है। ठीक है, अग्नाशय रस का स्रावित होती है, इससे अग्नाशय रस भी कहते हैं। ये सब मिलकर एक तरीके से पाचक रस कहलाते हैं। और पाचक रस अगर भोजन में मिलता है तो वो भोजन HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ सभी मिलकर भोजन के माध्यम को कैसा बना देते हैं? अम्लीय। जो अम्लीय होकर भोजन अच्छी तरह से यानी पच जाता है। पाचन में जो सहायक होता है माध्यम वो अम्लीय है, तो अम्लीय माध्यम होकर जो भोजन का पाचन अच्छे से हो जाता है और ये मनुष्य में, मानव में पाचन की क्रिया पूरी हो जाती है। तो बेटा आप आज के इतने क्लास के अंदर आपने ये पूरा इतना डिक्टेट कर दिया मैंने। इसके आगे का पार्ट आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो आप इतना पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लें 2 मिनट, तो अच्छे से एक बार देख लें। ठीक है, और जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है वो मुझे आप पूछ लें। अगर आपको कोई चीज़ राइटिंग में समझ में नहीं आ रही है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, पर एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको नोट्स में प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने बेटा, नेक्स्ट फिर आप अपना नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।